हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्या है माहौल? एग्ज़ाम लिखने के बाद भाई बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है टेस्ट देकर? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में अगर मज़ा आ गया है तो भाई एकदम लिख दो मज़ा मज़ा मज़ा। बहुत बढ़िया भाई। नमस्कार, वेलकम वेलकम। चलिए, हाँ भाई, मैं जानता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा विवादित हो गए हैं, तो एक बार मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूं। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 14, ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं था, इसलिए इनको बोनस करा दिया गया है। इनको बोनस प्रोवाइड करवा दिया गया है इन 3 सवालों के अंदर। ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्यूशन रिकॉर्ड करूंगा तो उसके अंदर सही वाला जो आंसर है वो आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इस जो भी आपको दिए गए थे एग्जाम में उसमें सही नहीं था, इसलिए इसको बोनस करवा दिया गया भाई। ठीक है, तो देखो, एक चीज़ है कि पेपर आपका बहुत सारी स्टेप्स के साथ बनता है ना। हम बनाते हैं, फिर जाके वो डीटीपी ऑपरेटर्स के पास जाता है, फिर वहाँ से टेक टीम के पास जाता है। तो इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ इन 3 सवालों के ऑप्शंस के साथ गड़बड़ हो गई भाई। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज के बाद जो भी टेस्ट होगा लाइव होने के बाद पहले मैं खुद अटेम्प्ट कर लूँगा, ताकि आपको एरर फ्री पेपर मिलेगा अगली बार से। ये आपके भैया का प्रॉमिस है भाई। ठीक है, आगे से आपको ये फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, खैर 25 में से ये 3 सवालों को मैंने बोनस करा दिया गया है। इसके मार्क्स सबको दिए जाएंगे, जिसने अटेम्प्ट किया है या जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उन सबको दिए जाएंगे, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए, बट इसके अलावा इन 3, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, जो भी ये 3 सवाल थे, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट सारा एक कुछ ऐसा सवाल था शायद कि dy/dx पूछा था एट x = 4, है ना। एक सवाल था जिसमें dy/dx पूछा गया था एट x = 2, और एक सवाल था जिसमें y की मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, जिसका आंसर मेरे को अभी याद है +7/8 आ रहा है, बट ऑप्शन में -7/8 दिया हुआ था। ये तीनों सवाल आपके बोनस करा दिए गए भाई। ठीक है, चलिए, अब देखूंगा बोनस मिलने के बाद भी क्या कोई बालक है जिसके फिजिक्स में 100/100 आ रहे हैं, जिसके भी 100/100 आ रहे होंगे उसको भाई, मैं, एक बच्चे ने पूछा आप क्या दोगे, तो उसके लिए कुछ प्लान करता हूं मैं, और देखेंगे मे बी एक शाउट आउट या एक बढ़िया सा उस बच्चे के लिए स्टेटस लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, सोचेंगे उस बारे में। ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी भी कोई बच्चा होगा जो 100 में से 100 लाएगा आफ्टर गेटिंग 3 क्वेश्चंस इन बोनस। ठीक है, खैर ये सब देखते रहेंगे। चलिए, अब आगे बात करते हैं भाई, तो आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। देखो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, पूरा ध्यान देना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को आज कंक्लूड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज हम सॉल्व करेंगे। जेई के, मेंस के और एडवांस के भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, एक बार आज की क्लास के लिए अगर तैयार हो तो फटाफट से दिल बना दो भाई, तो मुझे दिख जाना चाहिए कि यू आर एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास। छोड़ दो हुआ जो एग्जाम में, उसको अब छोड़ दो। आज की क्लास अटेंड करते हैं, जो मैं पेपर का डिस्कशन करूंगा उसमें फिर आपकी जो भी रिमेनिंग क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं भाई। पहले एक जल्दी से क्विक रिवीजन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भाई। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर भाई वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करा जाए और एक इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट हो, है ना। पॉलीगॉन कब होता है? जब ये
कुछ मतलब दो से अधिक साइड्स हों और वो एक क्लोज्ड डायग्राम बन जाए तो पॉलीगॉन हो जाता है। अभी ये पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन लॉ पॉलीगॉन इसलिए है क्योंकि अगर आपने वेक्टर्स को टेल टू हेड टेल टू हेड टेल टू हेड अरेंज कर दिया है, मैं नाम भी दे देता हूं, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, लेट्स से दिस इज वेक्टर सी, तो जो लास्ट जब आपको जितना भी ऐड करना है एक बार आपने सबको अरेंज कर लिया तो फर्स्ट टेल से लास्ट हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर वो रिजल्टेंट देता है। यानी कि अगर मैं इसका नाम रख दूं आर वेक्टर, देन वी कैन राइट आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे अगर कोई कहे कि नहीं सर मुझे तो आप यहां से यहां तक ही जोड़ के दिखा दो, तो दिस वेक्टर यहां पे जो मैंने अभी बनाया है दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अगर मान लो यहां लिख दे रहा हूं मैं साइड में, ठीक है, यहां पे मैं साइड में कुछ लिख दे रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट। ठीक है, नोट क्या है कि अगर कोई पॉलीगॉन क्लोज हो गया, यानी कि एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर और पांच वेक्टर, ये मैंने अपने मन से लिया है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार पांच ही हो, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट अगर कोई पॉलीगॉन हेड टू टेल लिखते पॉलीगॉन क्लोज हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, तो याद रखेंगे अगर पॉलीगॉन पूरी तरीके से क्लोज हो गया है, जिस टेल से चालू किया था लास्ट हेड वहीं आके रुक जाता है, इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर एड्स टू जीरो, या जीरो कह लो या नल वेक्टर कह लो, बट ये ओ जैसा दिखने लगता है इसीलिए इसको जीरो लिखना ज्यादा सही रहेगा। मैं इसको ऐसे ही लिखता रहूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नल वेक्टर। अगर कोई पॉलीगॉन क्लोज हो जाता है हेड टू टेल अरेंज करते करते, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आ जाएगा जीरो। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे प्रूफ कर लो कि अगर मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखो इसको ऐसे बना सकते हैं, इस वाले वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इफ आई जस्ट फ्लिप दिस वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, साइज सेम है, डायरेक्शन पलट गया, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ई वेक्टर। ठीक है, और आप जानते हो कि अगर मैं टेल टू हेड लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं माइनस ई वेक्टर जो होगा, माइनस ई वेक्टर यहां लिख रहा हूं, माइनस ई वेक्टर जो होगा वो रिजल्टेंट होगा ए का प्लस बी का प्लस सी का प्लस डी का। ठीक है ना, और अब आप ई को उधर ले जाओगे तो क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा भाई। तो याद रखो अगर पॉलीगॉन क्लोज हो गया है, यानी कि जहां से शुरू किया लास्ट हेड वहीं पे आके खत्म हो गई, फर्स्ट टेल और लास्ट हेड अगर ओवरलैप कर गए तो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या, जीरो। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसी के साथ कुछ बातें और देखो, बात को समझो। अगर इफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन इज जीरो, ठीक है, अगर रिजल्टेंट जीरो बन रहा है, देन आइदर देयर विल बी a closed polygon, ठीक है, या तो वहां पे एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा होगा, या फिर if only two vectors are available, if only two vectors are added, then they must be equal in magnitude.
इन मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देके दिखाता हूं, देखो इन दो बातों का एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, अब या तो रिजल्टेंट 0 हो रहा है और दो ही वेक्टर हैं, तो अगर एक वेक्टर ऐसा होगा लेट्स से ए, तो दूसरे वेक्टर को ऐसा होना पड़ेगा बी, सो दैट हमने क्या किया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म किया, टेल टू हेड, ठीक है। तो रिजल्टेंट हो गया 0, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब समझ रहे हो, ए और बी नेगेटिव वेक्टर है, और नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, सेम होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कंक्लूड किया अगर सिर्फ दो वेक्टर ऐड होके 0 बन जा रहे हैं तो उनका सॉरी अगर दो वेक्टर ऐड होके 0 बन जा रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और वो कैसे वेक्टर होंगे, नेगेटिव वेक्टर होंगे, ताकि एक दूसरे से जुड़ के वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो दे विल बी नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा है, ठीक है, ये वाला केस हो गया इफ ओनली 2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा है, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा हैं तो पॉलीगॉन क्लोज होना पड़ेगा। एक वेक्टर ऐसा होगा, फिर दूसरा लेट से ऐसा होगा, फिर तीसरा लेट से ऐसा होगा, तो और उसके अंदर अगर अनइक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो इफ अनइक्वल वेक्टर्स, अगर 3 मतलब 2 से अधिक में अगर 3 अनइक्वल वेक्टर हैं तो वो ऐसा ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो मिनिमम 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 3 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द सम 0, टू मेक द सम 0, ठीक है। बात को समझिए भाई, देखो अगर इक्वल हैं तो 2 में ही 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से अधिक हैं तो अनइक्वल वेक्टर्स हैं, तो हमें ये लाइन याद रखनी है कि मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए ताकि उनका सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक नोट पॉइंट है, ये आगे मैं फिर से डिस्कस करूंगा इस बारे में, बट क्या ध्यान रखना है, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर हैं तो हमेशा पॉलीगॉन बनेगा, और कैसा पॉलीगॉन बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा, क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा भाई, क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है। तो अगर अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए टू मेक द सम 0। क्यों भाई, क्यों मिनिमम 3 चाहिए, इसका एक रीजन है, देखो क्या रीजन है, ध्यान से सुनना। एक वेक्टर ऐसा हो गया, मान लेते हैं ए वेक्टर हो गया, अब दूसरा वेक्टर मान लो मैंने यहां बना दिया, मान लेते हैं ऐसा हो गया बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब इनको जोड़ो, ये अनइक्वल है, अगर इनको जोड़ोगे तो लेट्स से इस बी को उठा के टेल पे रखोगे, हेड ऑफ ए पे टेल ऑफ बी रखोगे, तो आप देखोगे रिजल्टेंट क्या आ रहा है, रिजल्टेंट विल बी कमिंग दिस, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ये ब्लू वाला, दिस ब्लू वेक्टर विल बी कॉल्ड एज ए प्लस बी, दिस ब्लू वेक्टर विल बी कॉल्ड एज ए प्लस बी, दिस ब्लू वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से इस वेक्टर का नाम रख देते हैं सी वेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और अब देखो, अगर हमें 0 करना है तो क्या चाहिए, हमें चाहिए ए प्लस बी माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तभी 0 पाएगा। तो जो हमें थर्ड वेक्टर चाहिए 0 करने के लिए वो कौन सा होगा, वो होगा माइनस सी वेक्टर। यानी कि अगर एक वेक्टर है ए, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर है बी, ऐसे बी, तो हमें तीसरा वेक्टर कहाँ चाहिए पता है, हमें तीसरा वेक्टर यहाँ चाहिए सी,
वेक्टर माइनस सी वेक्टर, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड वाले को सी बोला है इसलिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को माइनस सी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 वेक्टर या मतलब 2 से अधिक वेक्टर का अगर सम 0 करना है तो पॉलीगॉन बनना पड़ेगा। सर यहाँ तो पॉलीगॉन नहीं बना, बेटा बना है लेकिन इसका एरिया 0 है, यानी कि यहाँ पे कैसा ट्राइंगल बना है, यहाँ पे एक ऐसा ट्राइंगल बना है जिसकी पहली साइड ये है, जिसकी दूसरी साइड बेटा लेट्स से ये है, और जिसकी तीसरी साइड बेटा लेट्स से ये है, और ये तीनों साइड मिलके एक ट्राइंगल बना रही हैं जिसका एरिया कितना है, एरिया इज 0, ठीक है, एरिया इज 0। ये ट्राइंगल का एरिया 0 है, बट यहाँ ट्राइंगल बन रहा है जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, बट एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तो ये भी एक पॉलीगॉन बन रहा है जिसका एरिया 0 है, ठीक है ना। अब देखो और क्या केस हो सकता है, और क्या केस हो सकता है, देखो ऐसा केस हो सकता है एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी, ठीक है। यहां तो क्लियर कट दिख रहा है ए बी सी क्लोज पॉलीगॉन बन गया, फर्स्ट टेल पे लास्ट हेड आ गया, तो इसका सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो सम है वो होगा 0, ठीक है ना। बट यहां पे एरिया है, देयर इज एन एरिया, एरिया नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एरिया नॉट इक्वल टू 0। अब एरिया नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, एरिया 0 नहीं है बट यहाँ पे एरिया 0 था। एरिया 0 होने के लिए एक चीज़ चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, हमें जो मैग्नीट्यूड ए का है, जो मैग्नीट्यूड बी का है और जो मैग्नीट्यूड माइनस सी का है, ये इनके बीच में एक रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी सम ऑफ मैग्नीट्यूड बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी। आप देख सकते हो, आप नाप सकते हो कि भैया जो इसकी लेंथ थी प्लस जो इसकी लेंथ थी प्लस जो इसकी लेंथ थी, मतलब जो इसकी लेंथ थी, पहले वाले की लेंथ को मैंने बोल दिया मॉड ऑफ माइनस सी वेक्टर, दूसरे वाले की लेंथ को मैंने बोल दिया मॉड ऑफ बी वेक्टर, तीसरे वाले की लेंथ को मैंने बोल दिया मॉड ऑफ ए वेक्टर। और आप खुद ही समझदार हो, लेंथ ऑफ ए विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ सी, ये वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो पॉलीगॉन लॉ को थोड़ा ब्रशअप कर दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पे हम बार बार वापस बात करते रहेंगे, बट आपके लिए ध्यान क्या रखना है, अगर रिजल्टेंट 0 हो रहा है तो 2 केस पॉसिबल है। एक केस क्या है, आइदर 3 वेक्टर्स, आइदर 3 देयर विल बी अ क्लोज पॉलीगन, ठीक है, आइदर देयर विल बी अ क्लोज पॉलीगन। बट एक और केस पॉसिबल है, इफ 2 वेक्टर्स आर एडेड दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ए और बी को जोड़ा और रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है तो क्या ध्यान रखना है, ए और बी आपस में नेगेटिव वेक्टर्स होंगे, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ठीक है ना। और अगर 2 से अधिक वेक्टर हैं तो हमेशा पॉलीगॉन बनेगा, एक क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। बस एक बार ऐसा केस आपको दिखा दिया मैंने जहां पे क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है बट दिख नहीं रहा, क्योंकि सब कुछ एक लाइन पे हो रहा है। तो अगर सब कुछ एक लाइन पे हो रहा है तो जो वहां पे ट्राइंगल बना वो दिखेगा नहीं, वो कैसा दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा, बट दैट विल बी अ ट्राइंगल। दिस इज अ ट्राइंगल जिसके अंदर एक साइड येलो कलर की है, एक साइड ब्लू कलर की है, एक साइड पिंक कलर की है, और एकदम ऐसे चपटा वाला ट्राइंगल है, चपटा वाला, यानी कि ऐसे समझ लो इसको, ऐसे समझ लो कि एक साइड पिंक थी, एक साइड ब्लू थी और एक साइड येलो थी, और क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर था, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, इसीलिए ट्राइंगल कैसा बना, चपटा वाला बना, ठीक है ना, इसीलिए ट्राइंगल कैसा बना, चपटा वाला बना। अब ध्यान रखना है आपको आगे से कि अगर कभी भी किसी 3 वेक्टर का सम अगर 0 होता है तो हमेशा क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। एक कंडीशन है, वो कंडीशन इधर लिखी हुई है कि अगर किसी भी 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 3rd वेक्टर के बराबर होता है तो हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा विद 0 एरिया, ठीक है। तो इसको मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं, इसको नोट में लिख लो, नोट, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन and if magnitude of any one is equal to sum
of magnitude of sum of magnitude of other two vectors then the closed triangle will have zero area. ठीक है? क्यों? कैसा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसी के ऊपर बनाता हूं, देखो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना? तब जाके रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह देखो, एक बच्चे ने ए का डिस्प्लेसमेंट किया, वो यहां से यहां तक गया, फिर उसने बी का डिस्प्लेसमेंट किया, वो यहां से यहां वापस आया, फिर उसने सी का डिस्प्लेसमेंट किया, वो यहां से यहां वापस आया। तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइनली वो सेम जगह पे आ चुका है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेट विल बी इक्वल टू जीरो। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो, अगर यहां तक क्लियर है तो गाड़ी आगे बढ़ाएंगे भाई। क्लियर? चलिए, ये बातें बार बार रिपीट होती रहेंगी सवालों के रूप में। ये सेम चीज जो आपको मैंने अभी समझाई है, ये वापस आती रहेगी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। अब आ जाते हैं ट्राइंगल लॉ पे। लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, ये एक सबसेट है, पॉलीगॉन लॉ का एक सबसेट है। जैसे कि एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है सी डी, ठीक है? अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मुझे टेल ऑफ सी डी हेड ऑफ ए बी पर रखना चाहिए। इसको लाके इधर रखा तो कैसा हो गया? इट बिकेम लाइक दिस। और मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था जब भी टेल टू हेड वेक्टर रखेंगे तो फर्स्ट टेल से लेकर लास्ट हेड तक जो वेक्टर जाएगा दैट विल बी सम ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है? तो इसीलिए ए डी वेक्टर इज सम ऑफ ए बी एंड सी डी, ठीक है? चलिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या सिखाया था? ये बताया था कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर लेट से बी है, तो अगर इन दोनों को टेल ऑन टेल रखोगे, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल ऑन टेल रखोगे, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, और उसका जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, वो ए और बी का सम होगा। यानी कि ए सी वेक्टर, ए से लेकर सी तक का जो वेक्टर है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है? ये वाली बात अपनी चल रही थी। चलिए, अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है? क्या बोला है देखिए, सवाल क्या बोल रहा है? फाइंड रिजल्टेंट ऑफ इफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, ठीक है? तो अगर दो वेक्टर हैं, एक भाई 20 न्यूटन का है, एक 20 न्यूटन का है और एक 30 न्यूटन का है, ठीक है? और इनके बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा? तो लास्ट क्लास में हमने एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था? रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is angle between A and B, angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है ना? ये हमने सीखा हुआ था। अब इसके अंदर प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर, इसको A मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेट्स से दिस इज B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इनके बीच में एंगल कितना है? 45। तो A का स्क्वायर तो 400 प्लस B का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। ये आएगा भाई आपका रिजल्टेंट। कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा दोनों ऐड होके 1300 प्लस ये हो जाएगा 600 इंटू 2 1200, ठीक है ना? ये हो जाएगा 1200 इंटू कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। तो आंसर क्या आ जाएगा?
अंडर रूट ऑफ 1300 प्लस ये, इसको अपन लिख सकते हैं 6√2 या 600√2, 600√2, ठीक है। 100 कॉमन ले सकते हैं तो बाहर आ जाएगा 10 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 13 प्लस 6√2, ये आ गया आंसर। और अगर ये फोर्स है, यूनिट देखो न्यूटन में, तो रिजल्टेंट का भी आंसर किस में होगा, न्यूटन में होगा। क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये आता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया गुरुजी, मैग्नीट्यूड तो आपने सिखा दिया, आर होता है, हमने निकाल भी लिया। व्हाट अबाउट दी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अब डायरेक्शन के लिए हम लोग वर्किंग करेंगे। लास्ट क्लास में जो किया था उसको कंटिन्यू करेंगे। चलो देखते हैं। लास्ट क्लास में एक चीज कर रहे थे हम लोग कि लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर, है ना। लिख लेते हैं इसको, कलर ही चेंज कर देता हूं मैं। दिस इज बी वेक्टर और मान लेते हैं इनके बीच का एंगल जो है दैट इज थीटा, ठीक है। यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर। जैसा कि आपको मैंने बताया, हम पहले एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। तो पैरेललोग्राम पूरा करने के लिए ये साइड उठा के ले गया यहाँ पे पैरेलल, एकदम सेम लेंथ की साइड। उसके बाद एक इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको भी उठा के इधर ले गया पूरा। अरे कहाँ भाग गया भाई, ये ले पूरा आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर ये एंगल थीटा है और ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। और मैंने आपको बोला था कि हम स्पेस में वेक्टर को मूव कर सकते हैं। तो जो ये वेक्टर है, जो ये ग्रीन वाला वेक्टर आपको यहाँ दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर एक्चुअली b के बराबर है, ठीक है। इसकी लेंथ b के बराबर है। तो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अगर मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो साइड है दैट विल बी b cos थीटा, और ये वाला साइड जो बनेगा दैट विल बी b sin थीटा। कैसे बनेगा, एक बार पिछले लेक्चर में फिर से देख लेना। कंपोनेंट लिया है b का, थीटा जिस साइड है उस साइड कितना कंपोनेंट आता है, b cos थीटा। अगर डाउट आ रहा है, नए बच्चे हैं कोई, तो ये है b, ये है थीटा। इसको मैंने मान लिया लेट से कुछ b हॉरिजॉन्टल और इसको मान लिया मैंने b वर्टिकल। तो मैं लिख सकता हूँ b हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाय b इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो b हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, b cos थीटा आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से b वर्टिकल डिवाइड बाय b इज इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। तो b वर्टिकल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा b साइन थीटा, ठीक है। वो यहाँ लिख दिया मैंने। ये सारी कहानी बताने के बाद मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल। अब ये डायगोनल बना दिया और ये हमारा रिजल्टेंट है, दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो ध्यान से देखो, हमें इसकी लेंथ चाहिए थी। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने क्या किया था, r का जो वैल्यू है, लेंथ है, वो अंडर रूट ऑफ ये पूरा साइड बेस जो है हमारा a प्लस बी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल हाइट है b साइन थीटा, है ना। हमने ये जो वर्टिकल हाइट है b साइन थीटा, इसमें पाइथागोरस लगाया था। तो हमने क्या किया था, a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर, b साइन थीटा होल स्क्वायर करके उसका अंडर रूट लिया था, हमें r मिल गया था। और r मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया क्या आया था, इसको सॉल्व करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था, दिस वॉज द लास्ट क्लास एंडिंग, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो देखो डायरेक्शन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? एक बार जो मैंने कल का रिवीजन करवा दिया, ये वाली बातें फिर से बना दी, यहां तक क्लियर है क्या? तो फिर नई बात बताऊंगा, जल्दी बताओ। चलो
अगर यहां तक क्लियर है तो नई बात करेंगे। चलिए, अब नई बात क्या है कि भैया हमें इसका डायरेक्शन चाहिए। आपने हमें आर की लेंथ निकाल के बता दी, ओके एक्सेप्टेड। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ये रिजल्टेंट का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया भाई, मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब डायरेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो डायरेक्शन यानी कि दिशा, दिशा बताने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक रेफरेंस चाहिए। अब यहाँ पे आसपास तो कोई है नहीं, रिजल्टेंट के आसपास सिर्फ दो चीजें हैं, या तो ए वेक्टर है या तो बी वेक्टर है। तो ये जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है, दिशा है, वो या तो ए के संदर्भ में, या तो ए के रिस्पेक्ट में, या तो बी के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि ए से इसका एंगल जो है वो है अल्फा, ठीक है। मैं ये बता दूंगा कि रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, इससे उसकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो मुझे इस अल्फा में इंटरेस्ट है, इस अल्फा में इंटरेस्ट है। और जब मैं इस अल्फा को देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ध्यान से देख लो, इस ट्राइंगल में अगर मुझे अल्फा की रिक्वायरमेंट है तो मैं परपेंडिकुलर बी साइन थीटा यूज कर लूंगा और बेस ए प्लस बी कॉस थीटा यूज कर लूंगा। सर आपने ए प्लस बी कॉस थीटा कैसे लिख दिया? अरे बच्चे ए वेक्टर यहां से यहां तक ही था, यानी कि अगर मैं बात करूं ए की तो वो यहां से यहां तक ही है ए, और यहां से आगे बी कॉस थीटा है। तो टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये हो गया बी साइन थीटा। और मुझे इस एंगल अल्फा में इंटरेस्ट है, तो मैं इस ट्राइंगल को वापस बना रहा हूं। एक बार देखना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये पूरा का पूरा बेस ए प्लस बी कॉस थीटा है और ये हाइट बी साइन थीटा है। तो अगर मुझे इस एंगल अल्फा में इंटरेस्ट है तो मैं लिख सकता हूं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और यही आपका एंगल, यही आपका डायरेक्शन, यही आपको फाइंड करना है जब भी आपको वो डायरेक्शन पूछेगा तो, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। सर एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए। देखो बेटा, एक बार फिर से सुन ले। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है तेरा बी, है ना। अब एक काम करते हैं, सीधे ट्राइंगल बनाता हूं। एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है मेरी जान? इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है मेरी जान? थीटा दिया हुआ है इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो तूने ये रिजल्टेंट बनाया, पहली टेल से आखिरी हेड तक रिजल्टेंट बना के बैठ गया तू, ठीक है। और तुझे ये एंगल चाहिए डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन अब तू क्या करेगा, इस बी के दो कंपोनेंट बनाएगा, परपेंडिकुलर गिराएगा। जब तू परपेंडिकुलर गिराएगा तो नीचे बेस में क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा, और इधर हाइट में क्या मिलेगा, बी साइन थीटा, ठीक है। और तुझे इस बड़े ट्राइंगल में ये वाले बड़े ट्राइंगल में ध्यान से देखेगा तो तेरे को समझ में आएगा कि tan ऑफ अल्फा इज बी साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर है, डिवाइड बाय बेस जो कि है ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे निकलता है रिजल्टेंट। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है एग्जाम में, एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट और बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब कई बार क्या होगा कि अगर पैरेललोग्राम बनाया, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और अगर पैरेललोग्राम बनाया और लेट्स से रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा बन गया, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर, क्या करेंगे, थोड़ी बदमाशी करेंगे। क्या करेंगे, वो तुमसे एंगल ए के रिस्पेक्ट में ना पूछ के बी के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे। तो क्या करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, ध्यान से चीजों को समझो। जब एंगल ए से बन रहा था तो ए का कोई कंपोनेंट नहीं किया गया, किसका कंपोनेंट किया गया, बी का कंपोनेंट किया गया। तो अगर वो एंगल यहां बी से पूछेगा तो आपको लिखना है tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। भैया इसका कोई प्रूफ है क्या, बिल्कुल मेरी जान प्रूफ है। ध्यान से देख, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है।
तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अब अगर हम लोग ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं तेरे को समझाने के लिए। अगर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए साइन थीटा। तो भाई अगर तू बीटा निकालेगा तो तेरे को परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा, ए साइन थीटा मिलेगा, और बेस में क्या मिलेगा, बेस में मिलेगा बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या, यहां पे ये बात क्लियर है क्या? तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है। देख बेटा, ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, अगर मुझे पता चल चुका है ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, अगर मुझे पता चल चुका है ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, तो अगर मुझसे एंगल पूछोगे ए के रिस्पेक्ट में तो मैं लिखूंगा, और इसके एंगल, टोटल एंगल इनके बीच का दिया हुआ है थीटा, तो अगर रिजल्टेंट का एंगल मुझसे ए के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, मैं लिखूंगा tan अल्फा। सिंस वो ए के साथ बन रहा है तो हमेशा कंपोनेंट किसका होगा, दूसरे वाले का होगा, यानी कि बी का होगा। तो मैं लिखूंगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। दो बातें याद रखनी है, न्यूमरेटर में साइन आएगा, दो बातें याद रखनी है, न्यूमरेटर में साइन थीटा आएगा, ठीक है। दूसरा, ए का कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हमें एंगल जो मिलेगा अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए मिलेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर आएगा, ठीक है। चलो, अगर मुझे लिखना है एंगल बीटा, यानी कि मुझे एंगल लिखना है बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अगर मुझे एंगल लिखना है विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, ए के कंपोनेंट कर दूंगा, ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया मामला खत्म। क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है तो बताओ जल्दी से। न्यूमरेटर में साइन आएगा, डिनोमिनेटर में कॉस आएगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो ए को कुछ भी नहीं करना, ए एज इट इज आएगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो बी को कुछ भी नहीं करना, बी एज इट इज आएगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कराता हूं, और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखो एक चिड़िया उड़ रही थी, ठीक है, एक चिड़िया उड़ रही थी, ध्यान से देखेंगे। देयर इज अ बर्ड, ठीक है, एक ये बर्ड है, चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, ये चिड़िया है भाई, मान लो ना यार चिड़िया है, ये कोई दिक्कत थोड़ी है, ये चिड़िया है, ठीक है। चिड़िया इधर उड़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, एक डायरेक्शन में उड़ रही है। लेट्स से इस डायरेक्शन का नाम रख दिया मैंने ईस्ट की तरफ उड़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद बहुत तेजी से हवा चलने लग गई, क्या, हवा, विंड, और विंड चलने लग गई कितने से, लेट्स से विंड चलने लग गई भाई 20 मीटर पर सेकेंड से, विंड चलने लग गई कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। किस डायरेक्शन में, 60 डिग्री फ्रॉम, और इसको पता क्या बोलेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब पूरब के नॉर्थ में, पूरब का डायरेक्शन पकड़ो, उधर से कितना, 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ हवा चलने लग गई, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बातों को। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनो बातों को, आगे सुनो। अब इमेजिन करवाता हूं तुम्हें मैं ये चीज इमेजिन करवाता हूं। जैसे मान लो मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा हूं, मैं अगर तुम्हारी तरफ आना चाह रहा हूं तो मैं सीधे तुम्हारी तरफ आ सकता हूं, ये मेरी एक वेलोसिटी है सिंगल डायरेक्शन की। बट मान लो तूफान चलने लग जाए, ऐसे क्रॉस
इस कमरे के क्रॉस में तूफान चलने लग जाए तो भाई मैं ना चाह के भी, इतना तेज तूफान चल रहा था, मैं कदम बढ़ा रहा था, वो मुझे ढकेल रहा था, मैं अच्छा डायरेक्शन कैमरे में उल्टा आता है शायद है, तो एक काम करते हैं, हाँ सही तो है, इधर की तरफ तूफान चलने लग गया, इधर की तरफ तूफान चलने लग गया बहुत तेज बहुत तेज, तो मैं तुम्हारी तरफ आना चाह रहा था, है ना, मैं कदम बढ़ा रहा था बट तूफान के चलते मुझे धक्का मिल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे धक्का मिल रहा था, आगे बढ़ रहा था, धक्का मिल रहा है, आगे बढ़ रहा है, धक्का मिल रहा है, तो जो मुझे सीधा चलना था अब वो सीधा ना चल के, हालांकि मेरा चेहरा सीधा है बट मैं ऐसे तिरछा 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 जाता चला गया। क्यों गया जाता, ऐसे क्यों गया? क्योंकि जो मेरी वेलोसिटी थी, अब हुआ क्या, जो मेरी वेलोसिटी थी उसमें एक वेलोसिटी और जुड़ गई और दोनों वेलोसिटी ने मिलकर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी बनाई और मुझे उस डायरेक्शन में ढकेल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, ये सिनेरियो देने के बाद फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ चिड़िया। फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ चिड़िया। और दूसरी बात क्या पूछता हूं, अच्छा पूछने की जरूरत नहीं है, इसी में पूरी बात लिखी हुई है, रिजल्टेंट वेलोसिटी। मैंने रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, क्या पूछा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। यानी कि आप मुझे मैग्नीट्यूड भी बताएंगे प्लस डायरेक्शन भी बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे और डायरेक्शन भी बताएंगे, ठीक है? तो मैंने कहा ठीक है यार, तो अब तुमने कहा चलो सर अब सॉल्व करते हैं। दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है? सॉल्व किया मैंने, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, लेट्स कॉल इट एज वेलोसिटी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है? तो मैंने कहा वेलोसिटी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट ऑफ, ठीक है, इसको v1 वेक्टर बोल दिया, इसको लेट्स से बोल दिया v2 वेक्टर, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा, v1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस v2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v1 v2, कितना एंगल है? 60 डिग्री। डाल दो भाई, डाल दो, क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 इज 1/2। तो आंसर कितना आ गया? √700 आ गया, यानी कि 10√7 आ गया मीटर पर सेकेंड। ये चिड़िया की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैंने ये भाग बता दिया आपको। लेकिन अब कोई पूछे भैया चिड़िया जा किधर रही है, चिड़िया किस दिशा में उड़ेगी? बेटा चिड़िया हमेशा अपने पूरब दिशा में चेहरा करके बैठी रहेगी और वो ऐसे तिरछे दिशा में उड़ती चली जाएगी। वो बेचारी लगातार कोशिश कर रही है कि वो पूरब की दिशा में जाए, लेकिन ये जो कह लो हवा जो है ना, ये जो बेरहम हवा है, ये उसको किसी और दिशा में लेके चली जाएगी। और वो दिशा कौन सी होगी? तो ये एंगल से निकालना पड़ेगा, लेट्स कॉल इट एज अल्फा। और मैंने आपको सिखा दिया है कि tan ऑफ अल्फा निकालेंगे तो v1 से अल्फा बन रहा है, तो v1 को कंपोनेंट नहीं करेंगे, v2 को करेंगे, तो v2 साइन थीटा डिवाइड बाय v1 प्लस v2 कॉस थीटा, ठीक है? तो वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, वैल्यू डालेंगे, इसको मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो थोड़ा सा यहां कर दे रहा हूं। tan अल्फा इज इक्वल टू v2 कितना है? 20, तो 20 साइन 60 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 कॉस 60 डिग्री। क्या आएगा आंसर? तो tan अल्फा आ गया 20 इंटू √3/2 डिवाइड बाय 10 प्लस 20 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 10√3, नीचे आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा भाई कितना? ये कितना आ गया? √3/2 आ गया। तो tan अल्फा कितना आ गया? tan अल्फा आ गया √3/2, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो आपको डायरेक्शन भी मिल गया, अब आपको डायरेक्शन भी मिल गया भाई। क्या यहां तक क्लियर है?
इज इट क्लियर टिल हेयर? एक बार जल्दी से बता दो, क्या यहां तक क्लियर है? वो बेचारी चिड़िया पूरब की दिशा में जाना चाह रही थी, पूरब की दिशा में। वो बेचारी चिड़िया पूरब की दिशा में जाना चाह रही थी, लेकिन वो जो बेरहम हवा थी, वो जो बेरहम हवा थी, उसकी चाल में धीरे 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 उसको तिरछा करती चली गई और उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। एक जल्दी से क्विक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा खिलौना, ये है खिलौना, ठीक है। इस खिलौने पे आपके छोटे भाई ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का। तुमने फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना भाई बात को, तुमने फोर्स लगाया इधर की डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, इधर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ठीक है, इधर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन का। हमने पूछा बताओ ये खिलौना किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। आपने 9th क्लास में इतना तो पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू एम ए। एक्चुअली एफ बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो ये m एक स्केलर है, ठीक है। स्केलर का अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई हो जाता है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन नेट हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में होती है। अगर मैं पूछ लूं फाइंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स और एक्सेलरेशन, तो बात एक ही है, क्योंकि नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। अब मान लेते हैं दिस इज ईस्ट, मान लेते हैं दिस इज नॉर्थ। अब आप मुझे आंसर बताइए ये खिलौना किस दिशा में एक्सेलरेट करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि चलो सर रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको दो को वेक्टर मान लेते हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। ये मत सोचना इधर भी 10 है इधर भी 10 है तो दोनों को ए ही मान लेता हूं, नहीं ऐसा मत करना भाई, ठीक है। तो एक है ए एक है बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90 डिग्री। अरे वाह, मजे की बात यह है कि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो ये तीसरी टर्म हमेशा जीरो हो जाती है, ये हमेशा जीरो हो जाती है, ठीक है। अब क्या आएगा रिजल्टेंट का वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 10√2 न्यूटन, ये आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब रही बात डायरेक्शन की, तो हमने मान लिया ये लो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर लग रहा है, इसकी दिशा बतानी है, लेट्स कॉल्ड, दिशा बतानी है मुझे, तुम लोग को क्या दिशा बतानी है भाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से चिल्ला रहा दिशा पटानी है भाई, दिशा बतानी है भाई, मतलब दिशा पटनी पे मत जाओ भाई, दिशा बतानी है। अरे भाई साहब बतानी है दिशा, ठीक है, आर वेक्टर की दिशा बतानी है, ठीक है। तो अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा इस वाले 10 के साथ बनाया है। एक काम करते हैं, ये वाला 10 जो है ये अभी आपको यहां दिखाया भी हुआ है मैंने, ये लेट से आर है, तो भाई मुझे आर वेक्टर का इसके साथ डायरेक्शन बताना है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, tan ऑफ अल्फा लिखूंगा, ए के साथ एंगल बना रहा हूं तो ए को कॉम्पोनेंट नहीं करूंगा, बी को करूंगा, तो b sin 90 डिवाइड बाय a प्लस बी cos 90। और भाई cos 90 जीरो होता है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सीख ही चुके होगे कि cos 90 इज जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा b बाय a एंड tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b बाय a, दैट इज 10/10, क्योंकि मैग्नीट्यूड b का भी 10 है a का भी 10 है, तो 10/10 दैट इज इक्वल टू 1 एंड tan अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी। यानी कि नेट फोर्स एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन होगा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा भाई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या भाई? बोल दे मेरी जान, कोई डाउट है तो बोल दे भाई यहां तक, कमेंट्स में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक बहुत शानदार बात, यहां तक अब आप समझ गए। अब आपके लिए थोड़े खेल में और आसान कर देता हूं। एडिशन को मैंने आपको 3 तरीके से पढ़ा चुका हूं। कैसे पढ़ा चुका हूं? पहले एक पॉलीगॉन लॉ बताया, फिर ट्राइंगल लॉ बताया, फिर आपको पैरेललोग्राम लॉ बताया। अब बताने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर दिए हो तो ऐड कैसे करते हैं। तो देखो बंधु, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, बिल्कुल मिस मत करना। अगर ये एक ए वेक्टर है जो कि ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप है, और अगर कोई बी वेक्टर है जो कि bx आई कैप है, by जे कैप है और bz के कैप है, तो अगर मुझे a प्लस बी निकालना है ना, मान लो मुझे a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालना है, तो मुझे क्या करना है पता है? i वाले को i से जोड़ो, j वाले को j से जोड़ो, k वाले को k से जोड़ो, जोर से बोलो, ठीक है? ax प्लस बी वाई, बट ओए क्या कर दिया भाई, ax प्लस बी एक्स। हाँ, और डायरेक्शन मत भूलना, x वाले को x से जोड़ेंगे बट डायरेक्शन को साथ में रखेंगे, क्योंकि दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होता है, डायरेक्शन आएगी ax प्लस बी एक्स आई कैप, उसके बाद ay प्लस बी वाई, ay प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है? लास्ट में az प्लस bz के कैप। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? ऐसे करेंगे एडिशन, x वाले को x से जोड़ेंगे, b वाले को b से जोड़ेंगे, y वाले को y से जोड़ेंगे और z वाले को z से जोड़ेंगे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक इलस्ट्रेशन से समझाता हूं, एक इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो, एक वेक्टर था a आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है? और दूसरा वेक्टर था b एंड दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। मुझे बोला गया फाइंड c वेक्टर विच इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो भाई a और b का जोड़ना है और c वेक्टर बताना है, तो c वेक्टर इज इक्वल टू i से i को 1 प्लस 2 3i कैप, 2 प्लस 1 3j कैप, 3 प्लस 4 7k कैप। खत्म, आंसर। आंसर आ गया भाई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़ना बहुत ही आसान होता है, सेम डायरेक्शन वाली चीजों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, सेम डायरेक्शन वाली चीजों को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल, लेट्स से p वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है? एंड q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ना है, अगर p वेक्टर प्लस q वेक्टर करना है तो क्या करेंगे? i वाले को i से जोड़ना है। सर यहां तो माइनस है, अरे तू जोड़ना भाई, तू भाई 2 को -2 से जोड़ दे भाई, प्लीज भाई प्लीज, है ना? तो 2 को -2 से जोड़ दे, तो 2 को -2 से जोड़ेगा तो 0 i कैप आ जाएगा, और 2 को 3 से जोड़ेगा तो 5 j कैप आ जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ ना दिखे तो डरना मत, उसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है 0 k कैप, तो 0 से 4 जोड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 4k कैप आ जाएगा, ठीक है? इसको हटा देता हूं ताकि तो घर पे देखेगा तो तेरे को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल सवाल में कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ आ गया प्लस 4k कैप। क्लियर है?
ठीक है, अगर तेरे को ये जोड़ना आ गया है, अगर ये जोड़ना आ गया है तो एक बहुत शानदार सी चीज दिखाऊं क्या, एक बहुत शानदार चीज दिखाऊं क्या, फील आ जाने वाली चीज दिखाऊं क्या, बोल, एक फील आ जाने वाली चीज दिखाऊं क्या? चल देखते हैं, एक बार देख। और भाई अगर फील आ जाए, अगर फील आ जाए तो मोहब्बत में कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा प्यार बरस जाना चाहिए भाई। फील आ जाए तो पूरा पूरा प्यार बरस जाना चाहिए, वरना अब वरना क्या, गुस्सा आ जाएगी और क्या। ठीक है, देख भाई पूरी पूरी फील दे रहा हूं, पूरी पूरी फील, एकदम दिल से एकदम फील दे रहा हूं। ठीक है, देख ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। मैंने कहा क्योंकि अभी देखो मैं फील दिला रहा हूं, मैं देखो 2D में फील दिला रहा हूं। किसमें? 2D में। मैंने कहा एक वेक्टर था, ए वेक्टर, कंपोनेंट थे ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है भाई, एक और वेक्टर था बी वेक्टर, ये इसको कलर चेंज कर देते हैं बी वेक्टर का ना, इसको कर देते हैं हरे से। देख बेटा बी वेक्टर क्या हो गया, bx i कैप प्लस by j कैप। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर, यहां तक बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सर। एक काम करते हैं बेटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक सी वेक्टर लिख लेते हैं, सी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से देखता जा, ध्यान से। इसको क्या जोड़ेंगे, यह आएगा ax प्लस bx i कैप। ठीक है, ये क्या आएगा, यह आएगा ay प्लस by j कैप। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई। ये अभी बताया मैंने, देखो ये तो अभी बताया। ठीक है, अब देख, अब ध्यान से देख, मैं क्या करने जा रहा हूं। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं ए वेक्टर बनाता हूं, ध्यान से देखना, ए वेक्टर बनाता हूं भाई। तो मैंने कहा अरे कहां चला गया भाई, ये ले मैंने पहले ए वेक्टर बनाया भाई। मैंने कहा लो भाई एक ए वेक्टर पकड़ लो। मैंने बोला मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, और जितनी तुम्हारी अभी तक की समझ है तुम उसके हिसाब से इतना तो समझ ही गए होगे कि इसका x कंपोनेंट क्या आएगा, ax आएगा, और इसका y कंपोनेंट क्या आएगा, ay आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा जितना तुम समझते हो उसको मैं लिख देता हूं, ये ax है, ये ay है। ठीक है, लिख दिया भाई यहां तक। इसके बाद मैंने कहा चलो b बनाते हैं, एक रैंडम b वेक्टर बनाते हैं हरे कलर से। मैंने कहा ले भाई, अरे ऐसे नहीं, सॉलिड वाले से बनाएंगे, सॉलिड वाले से। हाँ, मैंने कहा ले भाई बी वेक्टर बना लेते हैं। ये आ गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, मैंने बी वेक्टर बना लिया, थोड़ा सा इसको और इधर घुमा देते हैं, लेट्स से ये बना दिया बी वेक्टर। ठीक है भाई, बी वेक्टर बना लिया। अब जितनी तुम्हारी समझ है उसके हिसाब से तुम जानते हो, इसको पहले लिख देता हूं मैं, ये बी वेक्टर है, ये है भाई बी वेक्टर। जितनी तुम्हारी समझ है उसके हिसाब से तुम जानते हो कि इसका जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो बी एक्स है, और इसका जो y कंपोनेंट है वो कितना है, by है। तो लिख दिया मैंने कहा लो भाई ये आपका bx हो गया, ये आपका हो गया by। चलिए ठीक है, क्या बात समझ में आ रही। मैंने कहा चलो अब c बनाते हैं। क्या बनाते हैं, c। सर c कैसे बनाएंगे, c तो हमें पता ही नहीं है, निकालना था। मैंने कहा चलो जितना यहाँ पे आपने समझा उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। c का x कंपोनेंट क्या आएगा, ax प्लस bx, यानी कि यहां से यहां तक का जो ax था, यहां से यहां तक का जो ax था, यहां से यहां तक का जो ax था, उसमें से यहां तक के bx को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। सर कैसे ऐड करेंगे, बेटा मेरे पास एक चमत्कारी शक्ति है, देखते को ऐड करके दिखाता हूं। देख तू ध्यान से देखता जा। मैंने क्या करा, मैंने भाई इसको ऐसे बस एक यहां पे शेप बना ली। ये शेप मैंने क्यों बनाई, क्योंकि ये इस शेप की जो लेंथ है वो bx के बराबर है। अब मैं शेप को उठा के ले जाऊंगा और ax के आगे रख दूंगा, ताकि मुझे एकदम परफेक्ट माप मिल जाएगा और मैं बोल सकूंगा ये पॉइंट जो है वो ax प्लस bx है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। और सर ये क्या कर दिया आपने, कटोरा यहां लगा दिया। अरे बेटा ये कटोरा नहीं है, ये मैंने ऐसे ही अंदाजा लेने के लिए कि ये कितनी लेंथ है नापने के लिए एक काम करा, ये डिजाइन बना के ये डिजाइन को आगे लगा दिया, तो ax में bx जुड़ गया, तो इसको बोल दिया ax प्लस bx। और साफ सुथरा लिख देता हूं ताकि तुझे भी मजा आ जाए। एक सेकंड रुक जा भाई, साफ सुथरा और अच्छे से लिखता हूं, रुक, तेरे को भी मजा आना चाहिए। इसको मैंने बोल दिया ax प्लस bx। ठीक है भाई,
अच्छा जी, हाँ गुरुजी, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन मुझे y कंपोनेंट बनाने के लिए ay में क्या जोड़ना था, by। तो मैंने कहा भाई by बड़ा है, तो एक काम करते हैं, यहां से एक कटोरा बना लेते हैं जिससे ay का लेंथ मिल जाएगा। इस कटोरे को ले जाके by के ऊपर सजा देंगे और जहां वो पहुंचेगा उस पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगा क्या, ay प्लस by। भाई मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की नॉलेज से तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अब जब सब मिल ही गया है, तो जल्दी से देर किस बात की, ax प्लस bx पे एक स्ट्रेट लाइन खींची, ax प्लस bx पे एक स्ट्रेट लाइन खींची, ay प्लस by पे एक स्ट्रेट लाइन खींची, और तुम लोग एग्री करोगे कि ये जो पॉइंट होगा इसका x कंपोनेंट होगा ax प्लस bx और इसका y कंपोनेंट होगा ay प्लस by। ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां से एक वेक्टर खींचूं, कहां से भाई, यहां से इस पॉइंट के लिए, तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर c है, क्योंकि मैंने c को प्लॉट किया है, बहुत कायदे से c को प्लॉट किया है। और अब आ रहा है वो मूवमेंट, फॉर मूवमेंट, कि भाई तुम्हें फील आ जाएगी, तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब मैं बी को अगर ए पे रखूंगा, टेल ऑफ बी को हेड ऑफ ए पे रखूंगा, जब ट्राइंगल लॉ बताया था तब यही बताया था, टेल ऑफ बी जब हेड ऑफ ए पे आएगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट टेल से लास्ट हेड को ज्वाइन करेगा। आप देखो वही बात प्रूव हो गई। जो चीज रेक्टेंगुलर सम में समझाई है वो लग नहीं रहा है कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जैसा कुछ है, लेकिन एक्चुअल में है। और अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो मैं ए को भी रख के दिखा देता हूं, पैरेलली मूव किया, बी के हेड पे ए का टेल रखा, फिर से ट्राइंगल लॉ यहां पे वेरीफाई हो गया। देखो आप, दोनों को मिला के पैरेललोग्राम लॉ भी वेरीफाई हो गया। देखिए आप, क्या बात समझ में आ गई है? अगर बात समझ में आ गई भाई, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें आनंद आ गया। भाई बहुत बढ़िया बात बताई आप लोग को आज। इस बात के साथ आपको यह यकीन हो गया कि जितने भी एडिशन हो रहे हैं वेक्टर के, उनके नाम अलग हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। चलो बढ़िया से इसको बाद में कॉपी में उतार लेना भाई, अच्छे से आगे आ जाओ। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनका एडिशन करना है। बेसिकली वी नीड टू फाइंड आउट एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। जल्दी पता करो भाई। जल्दी पता कर दो। चलिए तो बहुत ही सिंपल है, 2 + 3 5, ठीक है। तो लिखेंगे 5i कैप प्लस 3 + 5 8j कैप -4 + 3 -1 k कैप। ये हो गया एडिशन भाई, ये हो गया एडिशन। तो उम्मीद करता हूं, अरे -7 वाला कौन है यार, ये कहां से इनको जोड़ के -7 आ रहा है, मेरी जान बताना जरा, कहां से -7 k कैप ला रहे हो भाई? फ्रॉम वेयर है, फ्रॉम विच पार्ट आर यू ब्रिंगिंग ऑल दिस? कहां से ला रहे हो? चलिए क्लियर है ये? चलो जल्दी से इसका एडिशन बताओ भाई, इसका एडिशन करो जल्दी से।
जल्दी से इसका एडिशन करो। इसका एडिशन करो, फिर देखो मेरे मन में कुछ है, मेरे को लगता है कि मैं आपको इसकी भी थोड़ी फील करा दूं तो और आनंद आ जाएगा है। अगर मैंने 3D की फील करा दी तब तो एकदम परम सुख प्राप्त हो जाएगा आपको। चलो एडिशन तो कुछ बच्चों ने बता दिया, बोले सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है दैट इज 15 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 5 k कैप, ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है। कई लोगों ने ये निकाला भाई इसका आंसर, है ना। चलिए एक बार, ये एडिशन तो बहुत सिंपल था, एक बार थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं, एक बार जल्दी से थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं। देखिएगा x, इसको x बोलते हैं, 3D में काम कर रहे हैं अपन तो इसको x बोल देते हैं भाई। x एक्सिस, x पे मेरे को 15 तक जाना है यार, थोड़ा और ऊपर ले लूँ क्या इसको, मैं ऊपर ले लेना चाहिए वैसे। इसको ना थोड़ा सा अपन अगले पेज पे बनाते हैं, क्योंकि क्या है अभी जब मैं कुछ भी यहाँ शिफ्ट करूँगा, कुछ भी यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये सब हिल जाएगा, इसीलिए इसको अपन अगले पेज पे करते हैं। याद रखेंगे रिजल्ट, मैं लिख देता हूँ 5 10 10 10 2 5, ठीक है। चलो लिख देता हूँ, अगले पेज पे देखोगे, एक बार फटाफट से लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर आपका था 5 10 10 ना, ठीक है, 5 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप। v वेक्टर आपका था 10 2 -5, ठीक है। चलो 10 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। और a प्लस b वेक्टर क्या निकाला अपन ने, a प्लस b वेक्टर क्या निकाला, 15 i कैप प्लस 12 j कैप प्लस 5 k कैप, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए भाई, ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y, थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको ताकि देखो जितना अच्छे से डायग्राम बनाओगे उतना वो सही से निकल के आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका z, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक कलम से ऑरेंज कलर से a बनाऊंगा, ठीक है। a बनाऊंगा कैसे, 5 i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 10 k कैप, ठीक है। देखो भाई 1 2 3 4 5, 5 i कैप, ठीक है, बना दिया भाई, 5 i कैप बना दिया। ये रहा, इसको थोड़ा सा इससे बनाता हूं, देखो अभी सुंदर, ये आपका 5 i कैप आ गया, ठीक। उसके बाद क्या बनाना है, 10 j कैप बनाना है भाई, 10 j कैप। तो एक काम करते हैं, मुझे मालूम है j में मुझे 10 जाना है, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे चला जाता हूँ और इसको ग्रीन कलर से एक सेम, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, हाँ यहाँ तक ही जाना था, ठीक है। इसको बना लेते हैं ग्रीन कलर से। ये भाई आपका बन गया 10 j कैप। तो अब मुझे क्या करना है, 5 i कैप में 10 j कैप जोड़ना है। तो भाई मैंने ये 10 j कैप को उठा के यहाँ ले आया, 10 j कैप का जो टेल था वो 5 i कैप के हेड पे रख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, 10 k कैप भी करना है, तो मैं उसको भी कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो यहाँ से ये बनाया मैंने, अरे भाई साहब इसको ब्लू कलर से बनाएंगे, ये हो गया 10 k कैप, ठीक है। तो 10 k कैप को यहाँ बना दिया, ठीक है, लगभग यहाँ एकदम, ठीक है। चलिए अब इससे क्या मिला, इससे मुझे मिला मेरा पहला जो वेक्टर था, इसको मैं कैसे बना दूं, चलो इससे बना देते हैं, या ब्लू से बना देते हैं, जो भी लास्ट कलर था उससे बनाया था, थोड़ा मोटा करके बना देते हैं। ये हमारा पहला वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा पहला वेक्टर है। इसके आगे निशानी भी लगा दी कि ब्लू कलर से इसको हमने शो किया, इसको हमने ब्लू कलर से शो किया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मैं दूसरा वेक्टर बनाऊंगा बी वेक्टर। बी वेक्टर मैं ऑरेंज कलर के पेन से बना लेता हूँ, ठीक है, मतलब फाइनली ऑरेंज से बना लेंगे, अभी तो काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग अपन वाइट से कर लेते हैं, ठीक है। 10 i कैप प्लस 2 j कैप, तो 5 तक तो आए थे, 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद तो इसको 10 कर लिया अपन ने, इसको बना के रख लेते हैं, इसको ऐसे ही बना लेते हैं, ये लो
हाँ ये 10 आई कैप हो गया भाई, ठीक है, पतला कर देते हैं इसको। और अच्छे से बना देता हूं भाई। ये हो गया आपका 10 आई कैप, ठीक है, 10 आई कैप। उसके बाद कितना जे कैप है, सिर्फ 2 जे कैप है, 2 जे कैप। तो यहां पे ही बना देता हूं मैं, यहां पे 2 जे कैप दिख जाएगा आपको बहुत जल्दी से। तो ये रहा आपका 2 जे कैप, ये रहा आपका 2 जे कैप। इसको उठा के ले आया, इसके पास रखा दिया, ठीक है। उसके बाद कितना है, -5 के कैप, मतलब ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या करूंगा, इस z एक्सिस के नीचे एक लाइन खींच लूंगा और इधर काउंटिंग करूंगा नीचे साइड में। नीचे साइड में क्यों कर रहे हो गुरुजी, क्योंकि ये बेटा -5 के कैप है ना। तो देखो पहले तो बात को समझो, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। बट मुझे -5 के कैप चाहिए, मतलब ओरिजिन से ऊपर नहीं, ओरिजिन से नीचे। तो यहां गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो रफली यहां पे ये आ रहा है, लेट्स से ये आ रहा है रफली यहां से यहां तक, ठीक है। चलिए अब इसको मैं बना के रख लेता हूं यहां पे ऐसे, ठीक। अब ये पूरा एक वेक्टर बन गया, इसको मैं हाईलाइट करके ऑरेंज कलर से रख देता हूं। मेरा ये बन गया भाई, कौन सा वेक्टर बन गया, ये ऑरेंज कलर वाला मेरा बन गया बी वेक्टर, ठीक है। इसको मैंने मेंशन कर दिया है भाई, ये मेरा बी वेक्टर है। चलिए अब मैं बनाता हूं a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, 15 आई कैप, 10 तो था ही, आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई मुझे यहां आना है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है, 10 आई कैप हो गया। ये 10 आई के पास 12 जे कैप, 12 जे कैप कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं भाई, ये वाला यहां कॉपी करके ले आता हूं मैं। ये कितना था, 10 जे कैप था ये, उसके ऊपर ये 2 जे कैप और ऐड कर देंगे, 2 जे कैप और ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक नया वेक्टर आपके लिए मैं बना देता हूँ, ये हो जाएगा 12 जे कैप। ये हो गया आपका 12 जे कैप, ठीक है, 12 जे कैप। उसके बाद +5 के कैप बनाना है। क्या बनाना है, 5 के कैप, 5 के कैप बनाना, ध्यान से सुनना, 5 के कैप। चलिए 5 के कैप बनाएंगे। तो 5 के कैप के लिए क्या करना है, मुझे ऊपर के डायरेक्शन में 5 चलना है, 1 2 3 4 5। ये आ गया 5 के कैप भाई, 5 के कैप को यहाँ रख दिया। तो अब देखो ये वाइट वाला 15 आई कैप, 12 जे कैप, 5 के कैप, रिजल्टेंट में बना लेता हूँ लेट से पिंक कलर से। तो ये आ गया भाई, इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं। ये आपका आ गया कौन सा वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया, a प्लस बी वेक्टर आ गया पिंक कलर से, ठीक है। अब सारे वेक्टर बन गए भाई साहब। अब आप बच्चा सोच रहा है कि सर मुझे तो आप वो दिखा दो कि जो आप यहाँ सम कर रहे हो क्या वो सही में पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। तो देख मेरी जान, एक बार चेक कर लेते हैं, मेरी जान, क्या वो सही में फॉलो करता है क्या, चेक कर ले। कर गया भाई, कर गया मेरी जान, कर ही जाएगा, कहां जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू, लिख देता हूं ले भाई, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। ये ब्लू वेक्टर बना रहा था किसको, a को, दिस वॉज a वेक्टर। ये ऑरेंज वेक्टर कौन था, ये था b वेक्टर। और ये पिंक वेक्टर कौन सा था, a प्लस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। इतना 3D में भाई आपने देखा नहीं होगा कहीं पे। आप ये जो मैंने आपको चीज बताई ना भाई, ये प्योरली खाली आपको फील कराने के लिए। तो अब क्या मजा आया, मजा ये आया कि चाहे कैसा भी सम हो वो सब एक ही है। चाहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जोड़ो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, चाहे ट्राइंगल लॉ लगाओ, चाहे पॉलीगॉन लॉ लगाओ, सब खेल सेम है, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, लिख रखी हैं आपके लिए, और उसको अभी हम समझते हैं। देखो भाई, ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको सिर्फ समझाने का काम करता हूं। देखो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। देखो, एक वेक्टर है लेट्स से ए, एक वेक्टर है बी, ध्यान से सेकिंग, ध्यान से, बी, ठीक है, इनके बीच का एंगल है थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई रिजल्टेंट क्या आया था? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, मतलब सब कुछ ऐड हो रहा है। तो ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ए और बी मैग्नीट्यूड है, बिकॉज ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए विच इज ऑलवेज सपोज टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना। एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू बी विच इज अगेन सपोज टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो खेल किसके हाथ में है? कॉस थीटा के हाथ में है। तो अगर इसमें आप कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर देंगे, कॉस थीटा को मैक्सिमाइज कर देंगे तो रिजल्टेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा, रिजल्टेंट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो कॉस थीटा इज मैक्सिमम +1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा जी, मतलब जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाएगा, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्यों ना हो। अगर एक वेक्टर को ऐसे जोड़ रहे हो और दूसरे को ऐसे जोड़ रहे हो तो रिजल्टेंट तो घटेगा ना, मतलब रिजल्टेंट तो कम ही आएगा ना। अच्छा तो तब होता जब आप ये ए वेक्टर के अंदर इस बी वेक्टर को सीधे सीधे जोड़ देते, तो भाई सबसे बड़ा रिजल्टेंट तभी बनता, सबसे बड़ा रिजल्टेंट तभी बनता जब बी ए के अंदर सीधे सीधे जुड़ जाए, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आ जाए? 0 आ जाए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर अब मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर थीटा 0 है तो आर मैक्सिमम आएगा, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा कितना? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम है तो +1 हो गया वो तो, ठीक है। क्या आ गया ये? अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a प्लस बी। तो भाई रिजल्टेंट मैक्सिमम आ गया a प्लस बी, यानी कि आपका ये जो दो अलग अलग वेक्टर है, इनके कलर ही चेंज कर देता हूं भाई, मैं इनके कलर ही चेंज कर देता हूं। ये रहा a और ये येलो से रहा b। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एंगल 0 है तो a ऐसा होगा और आपका b एंगल 0 होने के कारण सीधे रहेगा ऐसे सामने। और सीधी बात है, अगर ये एंगल इनके बीच में 0 रहेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड है a, इसका मैग्नीट्यूड है a, और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना है? b, और दोनों को सीधे लाइन में जोड़ोगे तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा। ये होता है रिजल्टेंट मैक्सिमम। दो वेक्टर को अगर 0 एंगल पर रख के जोड़ दिया, मतलब इफ एंगल बिटवीन देम इज 0, तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है। चलिए ठीक है भाई, तो खेला सारा कॉस के हाथ में है। तो जब कॉस मिनिमम होगा, व्हेन कॉस विल बिकम मिनिमम देन रिजल्टेंट विल ऑल्सो बिकम मिनिमम। अच्छा जी, तो कॉस का मिनिमम कितना होता है? तो कॉस थीटा इज मिनिमम एंड इक्वल टू -1, ठीक है। कॉस थीटा इज मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई। जब थीटा पाई होगा तब कॉस -1 होगा भाई। तो आप एक बार रख के देख लेते हैं। तो आर मिनिमम कितना आएगा? आर मिनिमम आएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab -1 आ गया भाई यहाँ पे। तो इससे क्या आएगा? अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, और रिजल्टेंट क्या आ गया? a माइनस बी आ गया भाई। और आना ही था। क्यों? मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगल कितना होना चाहिए? तो ये हो गया आपका a वेक्टर, और आपको मैं कह रहा हूँ एंगल कितना होना चाहिए? पाई।
यानी कि ऑपोजिट ऑफ ए, है ना। एंगल कितना होना चाहिए, पाई। पाई एंगल पता कैसे दिखता है, टेल ऑन टेल रख के दिखाता हूं, क्योंकि एंगल तो टेल ऑन टेल रख के ही नापते हैं। तो ये रहा आपका बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, पाई हो गया भाई साहब। तब रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। सर कैसे आएगा मिनिमम, देख बच्चे ऐसे आएगा मिनिमम। तू पहले ए बनाएगा और फिर इस बी को उठा के लाएगा, बी इस डायरेक्शन में था, और जब तू इसको उठा के लाएगा, इसके साथ रखेगा, टेल ऑन हेड रखेगा, तो तेरा फाइनल रिजल्टेंट जो मिलेगा ना मेरी जान, वो तेरे को ये मिलेगा। दिस विल बी योर रिजल्टेंट एंड दैट विल बी ए माइनस बी। बात समझ में आई। और क्यों है वो a माइनस बी वो भी देख ले। ये पूरा तेरा a था, ये पूरा तेरा a था, और ये जो b है ना, जब b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, ये मैग्नीट्यूड था b। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ a माइनस b, यानी कि a माइनस बी आ जाएगा रिजल्टेंट। यानी कि कभी भी अगर हम किसी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मिनिमम रिजल्टेंट होता है डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक और चीज बता दूं यहां पे ना, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट वन मॉड, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी रिजल्टेंट की, इसलिए मॉड लगा लो। अगर a बड़ा है तो a माइनस बी, अगर b बड़ा है तो b माइनस a, अकॉर्डिंगली हमें रखना पड़ेगा। अच्छा जी, होगा ना स्ट्रेट लाइन पर, हाँ तो स्ट्रेट लाइन ही तो है भाई, ये पाई एंगल तो है इनके बीच का, स्ट्रेट लाइन पे तो है। यहां पे कुछ ऐसी बात हो रही है कि तुम आगे गए और फिर तुम पीछे आ गए सेम लाइन पे, तो रिजल्टेंट तो घटेगा ही ना भाई। इसे एंगल 180 कहते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर लग रहा भूल गए तुम। एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे बताया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर बताया था, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो उनको टेल ऑन टेल रखो और एंगल निकाल लो, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको अगर बंद कर देंगे तो एंगल 0 हो जाएगा, अगर इसको पूरा खोल देंगे यानी कि ए इधर और बी इधर, तो एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, और जब एंगल 180 होता है तो रिजल्टेंट मिनिमम आता है। इट्स लाइक डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचना, इट्स लाइक आगे गए और पीछे आ गए, रिजल्टेंट कम होगा ना भाई। अगर ऐड करना है तो आगे गए और आगे चले गए, तो रिजल्टेंट जुड़ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोच ले। अच्छा भाई फ्लो मत तोड़ो, बात को सुनो पहले, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। मान लो एक बात लिखी हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। F1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा, सीधे जोड़ दो 15 न्यूटन। मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा, दस माइनस 5 न्यूटन। यानी कि इस दो फोर्स को यूज करके हम 5 से लेकर 15 के बीच में सारे फोर्स जनरेट कर सकते हैं। 5 से लेकर 15 तक के सारे फोर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 15 है, मिनिमम 5 है। ये कैसे हो रहा होगा अभी समझाता हूं, फील करवाता हूं। देख बेटा देख, F1 को पिंक कलर से बना देते हैं, ये हो गया लेट से 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। F2 को बना देते हैं लेट से ग्रीन कलर से, और वो हो गया भाई तेरा 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब कैसे 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 अरेंज कर सकता है, अगर तूने 5 न्यूटन को ऐसे अरेंज कर दिया 10 के सीध में, तो 10 + 5 15 हो गया। अगर तूने 5 न्यूटन को उल्टा कर दिया, यानी कि ऐसे कर दिया, देख ध्यान से, मैं थोड़ा उल्टा डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो तेरा क्या हो जाएगा, 10 - 5 रिजल्टेंट आएगा 5। सर बाकी कहां से मिलेगा बेटा, बाकी तब मिलेगा, बाकी बेटा तेरे को तब मिलेगा, देख ध्यान से, जब ये किसी एंगल पे होगा, जब ये 5 न्यूटन किसी एंगल पे होगा ना तब मिलेगा। ये 5 न्यूटन अगर किसी एंगल पे होगा तब मिलेगा। तो थीटा 0 पे 15, थीटा 180 पे 5, तो अलग अलग एंगल पे, यानी कि फॉर थीटा 0 to पाई रिजल्टेंट
रिजल्टेंट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 5 न्यूटन टू 15 न्यूटन। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं तुझे बोलूं कि एक वेक्टर है 2 न्यूटन का, एक वेक्टर है 3 न्यूटन का, तो मैक्सिमम फोर्स क्या जनरेट कर सकता है? 5 न्यूटन। मिनिमम क्या जनरेट कर सकता है? मिनिमम कितना कर सकता है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन से कम भी नहीं कर सकता और 5 न्यूटन से ज्यादा भी नहीं कर सकता। तो एक नोट डाल दे मेरी जान, एक नोट डाल दे उधर, नोट डाल। क्या नोट डालना है गुरुजी? देख F1 प्लस F2, या एक काम करता हूं, इसको सीधे मैं A और B के टर्म्स में लिखता हूं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बात समझ में आ गई? इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, A का मैग्नीट्यूड माइनस B का मैग्नीट्यूड, बट इसका पूरा मॉड लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है B का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इस बात को याद रख बेटा, इस बात को याद रख। ठीक है, इस बात को याद रख भाई। अब एक दूसरी बात सुन, बहुत ध्यान से। फॉर 3 कोप्लेनर नॉन और कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, मिनिमम 3 कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर्स आर required to make resultant zero। देख बेटी, अगर एक प्लेन में है और अनइक्वल है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए। थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी, फिर से बता दी है। कैसे अनइक्वल? एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, एक वेक्टर ऐसा होगा, तो कम से कम 3 चाहिए। अगर ये अनइक्वल है तो, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर, और यहां पे है कंडीशन A वेक्टर नॉट इक्वल टू, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर अनइक्वल है तो मिनिमम 3 चाहिए, मिनिमम 3, और इक्वल है। अब ऐसा भी कह सकते हो सर, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाए, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो जाए। हाँ, अगर इक्वल है तो मिनिमम 2 चाहिए, मिनिमम 2, और 2 है तो कोप्लेनर ही होगा, तो मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, और मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड to make resultant 0 if their magnitude is equal, ठीक है, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो 2 चाहिए। अरे क्यों? क्योंकि भाई अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक ऐसे बना ले, एक ऐसे बना ले, हो गया रिजल्टेंट 0, 2 में ही काम हो जाएगा, 2 में ही रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल हो गए तो एक ऐसे बना लेगा, दूसरा ऐसा बना लेगा, तो तीसरे के बिना तो रिजल्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम 3 चाहिए,
मिनिमम 3, मिनिमम 4 से भी काम होगा, 5 से भी काम होगा, 6 से भी काम होगा, कम से कम 3 तो चाहिए ही चाहिए। अगर अनइक्वल वेक्टर हैं तो कम से कम 3 चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए, और इक्वल है तो 2 में चाहिए, 2 से काम हो जाएगा मिनिमम। चलो यही सब बातें मैंने यहां लिखी हुई हैं आप। अच्छा एक बात और, अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे। अब जब एंगल 90 डिग्री पे होता है तो आपको बता दिया मैंने, रिजल्टेंट इज डायरेक्टली √a² + b², क्योंकि वो 2ab cos थीटा, तो cos 90 इज 0, तो वो टर्म गायब हो जाती है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना एक बार सारी चीजें। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोप्लेनर वेक्टर whose sum can be 0 is 3. The resultant of 3 non-coplanar vectors can never be 0. अगर 3 नॉन कोप्लेनर हैं तो कभी 0 नहीं हो पाएंगे। ये तो कोप्लेनर वाली बात थी। अगर नॉन कोप्लेनर है तो मिनिमम कितने चाहिए? याद रखना, ये याद रखना, मिनिमम नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर जिनका सम 0 हो सकता है, दैट इज 4। अगर एक प्लेन में नहीं है तो 3 से काम नहीं चलेगा। अगर एक प्लेन, क्योंकि भाई देख, अगर मेरी बात सुन यार, कॉमन सेंस लगा मेरी जान, कॉमन सेंस लगा। अगर एक प्लेन में नहीं है तो तू 3 से कैसे 0 बना देगा? क्योंकि अगर तू 3 से 0 बना दे रहा है यानी कि एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर होता है। प्लेनर, मैं कह रहा हूं प्लेन में नहीं है, मैं कह रहा हूं तीनों प्लेन में नहीं है, यानी कि कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी होगी, कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी होगी, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा हवा में बाहर, हवा में बाहर, हवा में, हवा में, हवा में हो सकता है हवा में इसके एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, हवा में एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए, लेकिन 0 नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ होगा। देख देख ध्यान से देख, ए एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ऊपर से देखेगा कैसा लगेगा? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, सॉरी पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, एक के ऊपर एक लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर से देखने में लगेगा कि हाँ ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन ट्राइंगल बन नहीं सकता क्योंकि वो एक प्लेन में नहीं है। तो चौथा वेक्टर चाहिए जो इसको इससे जोड़ेगा और रिजल्टेंट 0 करेगा। इसीलिए मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए अगर वो नॉन कोप्लेनर है। ओहो, अब मैंने ये देखो डिलीट वाला कर दिया, सब गायब हो जाएगा, देखना भाई, गायब हो गया ना, बस एक ही बार वापस आएगा, ठीक है। तो मिनिमम अगर नॉन कोप्लेनर है तो मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए, मिनिमम 4। रिजल्टेंट 0 करने का मूल मंत्र है कि पॉलीगॉन क्लोज होना चाहिए, और अगर 3 साइड से बात करें तो अगर वो पॉलीगॉन क्लोज हो रहा है तो वो एक प्लेनर फिगर हो गया, वो ट्राइंगल हो गया। अगर 3 वेक्टर हैं और वो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं तो चौथा चाहिए क्लोज करने के लिए, तो नॉन कोप्लेनर के अंदर 4 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं भाई, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, खटाखट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डिवाइड बाय एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय 25 और 9 34 और ये 4 38, √38 आ गया भाई, ये आ गया आंसर। क्लियर है? ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर भाई, ठीक है। ऐसे करते हैं, ये देखो, व्हाट विल बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब हमें एक वेक्टर चाहिए जो ए के डायरेक्शन में हो बट मैग्नीट्यूड कितना हो? 10। तो हमें क्या करना चाहिए? ए का डायरेक्शन पता करना चाहिए। 10 मतलब ए का डायरेक्शन क्या होगा? ए कैप होगा, और हमारा आंसर क्या होगा? ए कैप नहीं होगा, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए कैप में। तो एक बात याद रखो, जब भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है, अगर k टाइम्स ए वेक्टर है
तो क्या होता है, वो होता है k मॉड ऑफ a कैप। तो कभी भी किसी वेक्टर में अगर एक स्केलर ऐड होता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है, अगर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से होती है, ठीक है ना, याद रखेंगे, डायरेक्शन से नहीं होती है। हाँ एक चीज होती है, बट इफ द स्केलर is negative, it reverses the direction, ठीक है। खैर ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, मैंने आपको भी बता दिए, इन पे मैं फिर से चर्चा करूंगा जब मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में बात करूंगा। तो एक टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, तो वहां पे ये बात फिर से दोहराऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझो कि कभी भी एक वेक्टर में अगर स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो उसके मैग्नीट्यूड से होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हो ए वेक्टर की तरह, यानी कि हमें ए कैप चाहिए, बट हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो हम उस 10 को इस ए कैप में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए कैप का खुद का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 × 1 यानी कि 10, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, 10 × ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हो जाएगा 10, और इतना ना करके पहले आप ए कैप आराम से निकाल लो, ठीक है, आप आराम से ए कैप निकाल लो। तो ए कैप क्या आएगा, देखो ए कैप आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय रूट 29, ठीक है भाई, ये हो गया। और इसके बाद हमारा जो आंसर होगा, व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी 10 टाइम्स ए कैप, ठीक है। हमारा आंसर होगा 10 टाइम्स ए कैप, यानी कि हमारा आंसर होगा 10 × 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय रूट 29, यानी कि 20i कैप प्लस 30j कैप प्लस 40k कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ 29, ठीक है, यह आंसर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फोर्सेस कैन बी एडेड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन, किसको यूज करके 10 न्यूटन हासिल किया जा सकता है। देखो 6 और 4 को करा जा सकता है, 6 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन बन गया 10 न्यूटन, क्या दिक्कत है, क्योंकि 6 + 4, आप नंबर पे फोकस करो, 6 और 4 इनको मैक्सिमम कितना दे देंगे, ये 10 दे देंगे, 6 + 4 10, मिनिमम कितना देंगे, 6 - 4 2। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो 2 से 10 के बीच में आ रहा है, 10 पे आ रहा है, ये दे देगा। 8 और 7 जोड़ो, 8 × 7 कितना हुआ, 15, और 8 - 7 कितना हुआ, 1, यानी कि ये हर वो आंसर दे देगा जो 1 से लेकर 15 न्यूटन के बीच का होगा, ठीक है। 1 न्यूटन से लेकर 15 न्यूटन के बीच के ये सारे आंसर दे देगा भाई, ये वाला दे देगा 2 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच के सारे आंसर। ये वाला देखो, ये मिनिमम कितना देगा, 12 - 2 10, तो ये 10 न्यूटन से 14 न्यूटन तक सब दे देगा। तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। इसको देखो, ये अपना जी जान लगा दें तो भी ये लोग मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 7 न्यूटन, और मिनिमम कितना दे सकते हैं, 1 न्यूटन। तो ये वाला ऐड होके 10 न्यूटन कभी नहीं बना सकता, चाहे 4 न्यूटन और 3 न्यूटन एक साथ एक दिशा में भी लग जाएंगे तो भी ये लोग 10 न्यूटन क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी एडेड टू गिव रिजल्टेंट, तो आंसर विल बी ए बी सी, इसका आंसर है ए बी सी। चलिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस, 20 न्यूटन और 15 का रिजल्टेंट निकालना है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट एंगल्स 20 डिग्री एंड 110 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक पार्टिकल था, ये एक्स एक्सिस है, एक फोर्स लग रहा है 20 डिग्री पे, ठीक है,
और 20 न्यूटन मान लेते हैं इसको, दैट इज लेट्स से 20 न्यूटन, और एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, और ये पूरा एंगल कितना बता रहे हैं एक्स एक्सिस से 110 डिग्री। ठीक है, तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 110 माइनस 20 यानी कि 90, 110 माइनस 20 यानी कि 90। तो यानी कि पार्टिकल जो है उसका एक्स एक्सिस ऐसा है, उस पे 20 न्यूटन इधर लग रहा है, और 20 न्यूटन के परपेंडिकुलर में लगेगा 15 न्यूटन। ठीक है, ऐसा कुछ, क्योंकि ये एंगल आपका 20 डिग्री हो गया और ये एंगल आपका हो गया टोटल 110 डिग्री, तो ये आ गया एंगल 90 डिग्री। और जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 225 यानी कि अंडर रूट ऑफ 625 यानी कि 25 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आंसर भाई साहब, ये आ गया आंसर। चलिए, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, एक 10 न्यूटन है दूसरा 6 न्यूटन है, कैन नॉट बी, मतलब इन दो फोर्स को ऐड करके क्या नहीं बना सकते, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 2 न्यूटन, बताओ क्या नहीं बना सकते। आंसर विल बी व्हाट, मैक्सिमम कितना बन सकता है 16 न्यूटन, मिनिमम कितना बन सकता है 10 माइनस 6 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट विल बी एनीवेयर बिटवीन 4 न्यूटन टू 16 न्यूटन, तो 4 न्यूटन बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ये 2 नहीं बन पाएगा, तो 2 विल बी द आंसर। एक्चुअल आंसर इज डी, 2 न्यूटन। चलिए, ये सब करेंगे। देखिए, which of the following pairs of forces can be added to give a zero resultant, मतलब ये जो फोर्स है, कितने फोर्स हैं 1 2 3, ये 3 फोर्स को ऐड करके जीरो रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर को जोड़कर जीरो चाहिए, यानी कि क्लोज पॉलीगॉन में ट्राइंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, ट्राइंगल बनना चाहिए। अब कैसे पता करें इसमें से कौन सा ट्राइंगल बन सकता है, तो आपके 9th क्लास की नॉलेज काम आएगी कि ट्राइंगल तभी बन सकता है जब सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बट यहां एक सिंपल मॉडिफिकेशन, इक्वल टू भी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे इक्वल टू, क्योंकि जब मान के समझो बात को, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ट्राइंगल सक्सेसफुली तभी बन सकता है जब सम ऑफ टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर इक्वल हो गया तो क्या होगा गुरुजी, जैसे मान लो यहां पे मानो a प्लस बी इज इक्वल टू सी हो गया, इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहां पे आके चिपक जाएगा, ये पॉइंट यहां आके चिपक जाएगा, तब ए बी और ए बराबर हो, बी प्लस ए बराबर होगा सी के। यानी कि इक्वल टू जब भी करा देते हो तो जीरो एरिया वाला ट्राइंगल बनता है, जीरो एरिया वाला ट्राइंगल, जीरो एरिया वाला ट्राइंगल बनेगा अगर आपने इक्वल टू होल्ड कर लिया तो। बट हमारे वेक्टर सम को जीरो करने के लिए वो भी काम में आ जाएगा, यानी कि हमें यहां पे ये चेक करना है सम ऑफ एनी टू मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड, ये चेक करना है। ठीक है, जैसे कि देखो 6 प्लस 7 10 से बड़ा है, 7 प्लस 10 6 से बड़ा है, और उसके बाद 6 प्लस 10 7 से बड़ा है। तो ये तो भाई जीरो बनाने में सक्षम है, ये ट्राइंगल बना ले जाएगा। कौन ट्राइंगल नहीं बना पाएगा दिखाता हूं मैं तुम लोग को। देखो इसको 6 प्लस 4 10 और थर्ड साइड से छोटा आ रहा है, यानी कि ये कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा, ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। अगर ये ट्राइंगल नहीं बना पाएगा तो रिजल्टेंट जीरो नहीं कर पाएगा, ऐसे चेक करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ए बी सी बना लेंगे, डी वाला नहीं बना पाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। ओके, चलो
जेईई मेंस 2022 का सवाल, जेईई मेंस 2022 का सवाल देखिए भाई साहब। चलिए इसको अटेम्प्ट करेंगे एक बार जल्दी से, इसको अटेम्प्ट करेंगे। आइए क्या कह रहा है ये देखो, एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन समझते हो, ठीक है, 8 साइड वाला, 8 साइड वाला ऑक्टागन है ना। तो एक ऑक्टागन है और एक्चुअली डायग्राम के मुताबिक दिख रहा था कि इट वाज अ रेगुलर ऑक्टागन, बट ठीक है आपको ये मान के चलना है कि ये रेगुलर है, कुछ नहीं दिया है और दिख रहा है रेगुलर है तो रेगुलर मानना है, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन था। चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ, अच्छा यहां लिख दिया इन्होंने इक्वल साइड, तो यहां पे इनने स्टैब्लिश कर दिया कि ये रेगुलर है, ठीक है ना, रेगुलर है। व्हाट इज द सम ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर प्लस ए एच वेक्टर। ओ हो, बहुत सारे वेक्टर को इनने जोड़ लिया। आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं, आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं। देखो देखो भाई, ए बी वेक्टर, थोड़ा सा पतला कर देते हैं इसको वरना डायग्राम थोड़ा मेसी हो जाएगा, फिर रोनाल्डो को बुरा लग जाएगा। ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस, अरे भाई साहब कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ, हाँ, प्लस ए डी वेक्टर ए बी ए सी ए डी प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच। भाई इन सब का सम निकालना है और दिया क्या है, ए ओ दिया हुआ है, दिया क्या है, ए ओ दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को, इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। देखो एक बार बात को समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। यहां से बना सकते हैं क्या अपन भाई, कोई टूल वूल यूज करके ट्राई करें क्या इससे एक बार। एक कहां गया, अच्छा 1 2, नहीं भाई इससे नहीं हो पाएगा, इससे ट्राई करता हूं। 1 2, हाँ इससे कुछ कुछ तो अच्छा बन रहा है। 3, ठीक है, भाई बहुत सुंदर तो नहीं लेकिन कोशिश पूरी है। हाँ भाई चलो भाई ये बन गया, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ तो मैंने बनाया है, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। इसका जो सेंटर है, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, रेगुलर है तो एक बार नेमिंग कर देता हूं मैं इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, रेगुलर है तो ए के अपोजिट में ई आएगा, तो यहाँ पे सेंटर पे ओ आएगा। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं इसको भी जोड़ लेते हैं तो सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ओ पॉइंट, ओ, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से सुनना, हमें क्या बोला है, ए बी वेक्टर, बट हमें ए ओ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ वेक्टर्स और बना लेंगे इसके अंदर। कैसे वेक्टर बना लेंगे, देखो हम लिख लेंगे ए बी को ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है, लिख सकते हैं ना, टेल टू हेड, तो ए से बी आ गया। तो ए बी को क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, ए बी वेक्टर को लिखा मैंने ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने ए सी को लिखा ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है। हाँ ए ओ दिख रहा है। अब ए सी को क्या लिखा मैंने, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही ए डी को लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, ए डी को लिख लूंगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर, ठीक है भाई। उसके बाद ए ई को लिख लूंगा, अब ए ई तो स्ट्रेट लाइन में,
तो ए ओ और फिर यहां से ओ ई, एक्चुअली ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। उसके बाद ए एफ को क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ एफ, तो ये हो जाएगा ए ओ प्लस ओ एफ, ठीक है। उसके बाद ए जी को क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ जी, ए जी को क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए एच को क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ एच, ए एच को क्या लिखेंगे, ए ओ, ये वेक्टर लगाना भूल गया मैं, हाँ, प्लस ओ एच। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें इन सबको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दिया हमने, ऐड करने पे कितने ए ओ मिले, 1 2 3 और ये 5 6 7 8 ए ओ मिले। तो जब सबको ऐड कर दिया, मैं फिर से वापस पूरा लिखूंगा नहीं, सपोज सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पे मिला 8 ए ओ वेक्टर मिला। अच्छा, और क्या क्या मिला, ओ बी, देखो ओ बी वेक्टर, ओ बी मिला और साथ में एक और चीज मिली, देखो ध्यान से, सॉरी ये एक सेकंड, ओ बी मिला, ओ बी कहाँ है, ये रहा ओ बी, ये रहा ओ बी, और ओ बी के साथ ओ एफ भी मिला होगा, देखो कहीं ना कहीं ओ एफ मिला है कि नहीं, हाँ ओ एफ मिला है। तो ओ बी और ओ एफ ये भाई अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, इक्वल साइड के, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड होके 0, ओ बी और ओ एफ हो जाएंगे 0, तो ये वाला इस वाले को काट देगा। उसके बाद अगर आपको ओ सी मिला है तो कहीं ना कहीं ओ जी भी मिला होगा, तो ओ सी और ओ जी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको ओ डी मिला है तो कहीं ना कहीं ओ एच भी मिला होगा, तो ओ डी ओ एच से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 8 ए ओ बचेगा। और 8 ए ओ की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ए ओ की वैल्यू दी हुई है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, यहां लिख देता हूं। तो आंसर इज, रिजल्टेंट जो आया है दैट इज 8 ए ओ आया है, दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो आंसर क्या आ गया, 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस 32 के कैप, ये आ गया आंसर, बी ऑप्शन। क्लियर है क्या, क्लियर है। देखो भाई, सारा खेल है कैसे अरेंज करते हो। उन्होंने पूछा था ये प्लस ये, बट उन्होंने दिया था क्या, खाली एओ, तो मैंने कहा हर जगह मैं एओ को इंक्लूड कर लेता हूं। ए बी को लिखा एओ प्लस ओ बी, ए सी को लिखा, देखते चलो, ए सी को लिखा एओ प्लस ओ सी, ए डी को लिखा एओ प्लस ओ डी, ए ई को लिखा ट्वाइस ऑफ एओ, ए एफ को लिखा एओ प्लस ओ एफ, लेकिन ये ओ एफ और ये ओ बी अपोजिट हैं, कट जाएंगे आपस में। ओ डी और ओ एच अपोजिट हैं, कट जाएंगे आपस में। ओ सी और ओ जी कट जाएंगे आपस में। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो आंसर आ गया कितना, 8 एओ आ गया आंसर। क्लियर है। चलिए, समय काफी हो गया है, अब आज यहीं पे फिनिश करते हैं इसको। एक एडवांस का भी सवाल आया था 2017 का, इसको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन थे, बट नाउ विल टेक इट इन नेक्स्ट क्लास। होमवर्क क्या है आज का, तो आज का होमवर्क है डीपीपी सॉल्व कर लो, ठीक है। मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी ट्राई करो। पूरा अगली क्लास के बाद पूरा कर लोगे, अभी सिर्फ ट्राई करो, ठीक है। जितना बन जाए मैक्सिमम ट्राई करो। सेक्शन सी
सेक्शन ए एंड बी दिया हुआ था टुमारो। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी का डिस्कशन कल करेंगे, ठीक है। अभी आज ये कर लेना भाई, आज डीपीपी कर लेना और ये कर लेना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।